बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन और हज़रात, हमें याद है माजी में मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ जब भी एहतिसाब का जिक्र करते थे तो 3 नाम लेते थे। उनमें से एक नाम का तो एहतिसाब हो गया, 14 साल की सजा भी हो गई, 2 नाम बाकी हैं। और हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा भी कि ख्वाजा आसिफ की तरफ से तोपों का रुख अब उस नाम की तरफ कर दिया गया है। उनका नाम है साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कर्नल जावेद बाजवा साहब एंड ऑफ कोर्स साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब। कर्नल जावेद बाजवा साहब के लिए अब कह दिया गया है कि वो भी मुलव्विस हैं और शवाहिद मौजूद हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात की है कि आसिम मुनीर साहब की तैनाती को पलटने का मंसूबा था जिसको रोका गया है। यकीनन हम जानते हैं कि बहुत बड़ा एक एलिगेशन है हमारे सिटिंग फेडरल मिनिस्टर फॉर डिफेंस की जानिब से, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। एंड आई एम श्योर कि ताकतवर हल्के इसके ऊपर यकीनन कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे, तहकीकात करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, इसको प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं प्राइम मिनिस्टर इस वक्त तुर्कमेनिस्तान में है, जहां पर उनका 30th एनिवर्सरी थी उनकी आज़ादी की, जब सोवियत यूनियन टूटा था। हम जानते हैं मुल्क बने थे और इस मौके पर बहुत अहम कॉन्फ्रेंस, बड़े बड़े दुनिया के रहनुमा यहाँ मौजूद थे और उन रहनुमाओं के सामने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया है, मुतालबा किया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी को रोका जाए। सब आलमी कुव्वतें मिलकर अफगानिस्तान के ऊपर ये दबाव डालें। हमें याद रखना चाहिए इस कॉन्फ्रेंस के अंदर दुनिया की एक बहुत बड़ी पावर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी मौजूद थे, तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान भी मौजूद थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की साइट पर उनसे मुलाकातें भी हुई। यकीनन डिप्लोमेसी के मैदान में हम तवक्को कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म एक और झंडा गाड़ के आएंगे, एक और कामयाबी हासिल करके आएंगे और आने वाले वक्त में अफगानिस्तान के इशू को ख़त्म होता हुआ देखेंगे। इसके अलावा आज की एक बहुत बड़ी खबर है, IMF की नई 23 शराइत, 23 न्यू शर्तें उन्होंने रख दी हैं, बड़ी मुश्किल है। मैं आपको बताऊं कि एक शर्त है कि पावर सेक्टर के अंदर कोई सब्सिडी नहीं होगी, कोई रिलीफ नहीं होगा। इसके अलावा RLNG के कोई नए मुआहिदे नहीं होंगे। SIFC कोई भी किस्म की नई मुराद अनाउंस नहीं कर सकती है इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए। सारे सूबों में मुश्तरका GST 18% होगा। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के ऊपर टैक्स बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि आने वाले दिनों में हम टमाटर, प्याज, भिंडी, सारी सब्जी, फ्रूट, सब खाने पीने की अजनास को महंगा होते हुए देखेंगे। शुगर मार्केट को फ्री किया जाए, फ्री मार्केट, उसके अंदर कोई हुकूमत की तरफ से सपोर्ट प्राइस ना आए, मार्केट मैकेनिज्म डिमांड सप्लाई के ऊपर प्राइस तय हो। इसी तरह डॉलर के लिए कहा गया कि फ्री मार्केट्स हो, इसको भी कंट्रोल ना किया जाए। हम जानते हैं पुराने दौर में डॉलर रोज ऊपर नीचे होता था, अब तो फिक्स हो गया है। न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा टू 10% ऑफ PSDP, क्योंकि जो पिछले प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पहले उनको तो भाई मुकम्मल कर लो। वैसे तो हमारे हुक्मरानों को खुद ख्याल आना चाहिए था, लेकिन IMF ने दिलवा दिया, थैंक यू IMF, कि पुराने प्रोजेक्ट्स कर लो फिर नए शुरू करना। मना कर दिया IMF ने कि नए नहीं शुरू कीजिएगा जब तक पिछले 2500 अरब रुपए के जो कंटिन्यूस प्रोजेक्ट चले आ रहे हैं उनको आप कंप्लीट नहीं करते हैं। यकीनन ये बहुत सारी बातें हैं। पब्लिक प्रोक्योरमेंट के हवाले से हमें याद है कि IMF की रिपोर्ट में, ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट में कहा गया था कि ठेकों का जो सिस्टम होता है इसमें बड़ी करप्शन है। बताया गया कि अगले फिस्कल ईयर तक यानी जून 2026 तक जो है इसको कंप्लीटली डिजिटल कर दिया जाएगा। अल्लाह करे वो दिन है, हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है। इसको प्रोग्राम में हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊं। मेरे साथ मौजूद हैं MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा, कराची के डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं, अरशद वोरा साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं महमूद मौलवी साहब। वैसे ही इज नो मोर इन IPP, लेकिन दे से ही हैज मोर पावर देन बिफोर ही वॉज इन IPP। थैंक यू महमूद मौलवी साहब, अस्सलामु अलैकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आगे चल के हमें गजाला सैफी फ्रॉम PTI भी ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अरशद वोरा साहब, इससे पहले कि हम दूसरे सब्जेक्ट्स को टच करें, मैं पहले आ जाता हूँ मेन सब्जेक्ट के ऊपर जो हम आपसे बात करना चाहते हैं। पाकिस्तान के कुछ नामवर लोग हैं, हम जानते हैं कुछ बिजनेसमैन भी हैं। मियां आमिर साहब दुनिया TV के मालिक भी हैं, वो हर यूनिवर्सिटी में जाके ये बात कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब ये बात कर रहे हैं, अलीम खान साहब ये बात कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और नए सूबों के हवाले से आपकी जमात भी यही चाहती है। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि हम बिना किसी कन्फ्रंटेशन के, क्योंकि हम जब पंजाब में नए सूबों की बात करते हैं तो नून लीग को बात अच्छी नहीं लगती, सिंध में आप नए सूबों की बात करेंगे पीपल्स पार्टी को बात अच्छी नहीं लगती। आप कहते हैं ठीक है हम वर्ड चेंज कर दें, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का वर्ड ले आएंगे, विफाक के जेर एहतमाम दे दें। सारी बातें काफ़ी वक्त से हो रही हैं। डू यू थिंक इट इज़ द सोल्यूशन वोरा साहब, और क्या इसके ऊपर कंसेंसस क्रिएट न हुआ तो क्या डंडे के जोर पे ये काम हो सकता है पाकिस्तान में? अरशद वोरा साहब देखिए,
आईएमएफ ने अभी जो डंडा किया और कहा कि पहले 2,500 अरब के जो प्रोजेक्ट्स है पहले उसको तो कंप्लीट करो, नए प्रोजेक्ट्स आप अनाउंस कर देते हो और पिछले प्रोजेक्ट्स जो है वो इनकम्प्लीट होते हैं। ये हमारे यहाँ ट्रेडिशनली ये रहा है कि पिछली गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को, खासतौर पर मैं K4 की मिसाल दे रहा हूँ कि पता नहीं कितने सालों से चला आ रहा है। खैर, तो ये तो बहुत अच्छा हुआ। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि एक और आईएमएफ आएगा और वो आईएमएफ जो है उसी की जरूरत है कि वो पाकिस्तान में डिफरेंट मैनेजमेंट के लिए प्रोविंसेस डेवलप किए जाएं। देखिए, मैनेज नहीं होता। मतलब आप पंजाब को देख लें, पंजाब में जो है वो इतना बड़ा प्रोविंस है कि एक प्रोविंस अगर जो है वो अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी वहां से मेजॉरिटी सीट्स ले ले तो फिर 3 प्रोविंसेस मिलके भी उसके अगेंस्ट जो है वो गवर्नमेंट नहीं बना सकते। तो ये एक सबसे बड़ा अलमिया है। दूसरा, अब सिंध की मिसाल ले लें कि चीफ मिनिस्टर जो है वो बेचारा कराची के गटर के ढक्कन देखेगा, या वो जो है कश्मीर में कुत्ते के कांटे के इंजेक्शन ना होंगे अस्पताल में तो वो देखेगा। तो देर आर इश्यूज, मैनेजमेंट इश्यूज सबसे बड़े हैं, गवर्नेंस के इश्यूज हैं, पॉपुलेशन के इश्यूज हैं। दुनिया में ये मिसालें कई जगह मिलती हैं कि प्रोविंसेस को, जितने मुल्क में, स्विट्जरलैंड जैसे मुल्क में 26, छोटा सा मुल्क है, कराची शहर से छोटा मुल्क है, उसमें 26 प्रोविंसेस हैं। तो देखें, इट्स बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट पर्पसेस। आपको नेशनल यूनिटी चाहिए, आपने नेशनल यूनिटी को आपने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है इथनिसिटी की बेस पर। इसे खत्म होना चाहिए। आप एक ही इथनिसिटी के 4 अगर यूनिट कर देंगे तो वो चारों भाइयों की तरह ही रहेंगे, उनके अंदर नेशनल स्पिरिट होगी, वो फिर जो है एथनिसिटी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर आज अनफॉर्चुनेटली व्हाट वी आर डूइंग इज, यहाँ पर कोई सिंधी है, कोई पंजाबी है, कोई बलोच है, कोई पठान है, पाकिस्तानी कोई नहीं है। आज हमें पाकिस्तानी बनने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात की है। लेकिन वोरा साहब, जिस मुल्क के अंदर स्टेटस को या सिस्टम अपनी ताकत बरकरार रखने के लिए आबादी सही नहीं गिनता कि एमपी एमएनए की सीटें बढ़ जाएंगी और सियासी मोनोपोली खत्म हो जाएगी, वहां आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेटर मैनेजमेंट और गवर्नेंस के लिए नए एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स या यूनिट्स बनाए जाएंगे। व्हाई आर यू एक्सपेक्टिंग दिस सर? देखें, आपने जो बात की, आपने कराची की मिसाल दी है कि कराची की आबादी 4 करोड़ है और 2 करोड़ गिना जाता है। तो यही तो चीज है। आप देखो, आप चाहते ही नहीं हो कि कराची के लोग जो है कराची तरक्की करे। मैं नहीं समझता कि पूरे पाकिस्तान में आज तक कराची के लिए किसी ने आवाज उठाई है। कराची की 60% आबादी जो है वो उर्दू स्पीकिंग आबादी है। कराची की अगर हिस्टोरिकली देखें तो डेवलपमेंट जो है वो हमेशा उर्दू स्पीकिंग जो लोगों के दौर में हुई है। आप कहते हैं कि कराची जो है वो सिंध का हिस्सा था। भाई, मैं कहता हूं कराची सिंध का हिस्सा है। कराची को सिंध का हिस्सा बने हुए 1970 में तो कराची सिंध का हिस्सा बना। उससे पहले तो कराची जो है तकरीबन 26 साल जो है वो फेडरल कैपिटल था या वेस्ट पाकिस्तान था। उससे पहले 104 साल जो है वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में था। तो कराची तो सिंध का हिस्सा जो है 1970 के बाद बना है। तो कराची मतलब सिंध एक्चुअली जो है ना, इट्स द मैटर ऑफ फाइनेंस, इट्स द मैटर ऑफ रेवेन्यू। कोई नहीं चाहता कि कराची का रेवेन्यू जो है वो, क्योंकि लूट मार है ना, या तो फिर इस रेवेन्यू को आपने सही जो है जस्टिफिकली जो है आपने उसको खर्च किया होता। आज यहाँ पर जो है गटर के ढक्कनों ना होने की वजह से बच्चे डूबकर ना मर रहे होते। आज यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन होता। आज यहाँ के लोगों को पीने का साफ पानी मिल रहा होता। आज यहाँ शहर में कचरा ना दिखाई दे रहा होता। तो आपने कौन सी ऐसी चीज यहाँ पे, जो जिन अस्पतालों की बात करते हैं, अस्पतालों को प्राइवेट फिलैंथ्रोपिस्ट लोगों ने बनाया हुआ है। ये कोई अस्पताल सिंध गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है। ये मुझे सिर्फ इतना बता दें, देखें 2024 के इलेक्शन से पहले सिंध गवर्नमेंट जो है वो बसें लेकर आई थी, कोई 100 या 200 बसें लेकर आई थी। दैट वाज नॉट द बिग बसेस, वो छोटी बसें थी। ठीक है, आज उसमें से एक बस मुझे दिखा दें शहर में चलती हो। इलेक्शन से 3 महीने पहले वो बसें आई थी, वो कहाँ गई? 200 बसें इलेक्शन से 3-4 माह पहले 200 बसें आई थी। एक बस कराची शहर में नहीं है। कहाँ है वो बसें? इसका हिसाब दे दें। ये वो जो मिनी बसेस टाइप की थी। तो दीज आर द एस्पेक्ट्स। ये सिंसियरिटी ही नहीं है। जब आपकी सिंसियरिटी जो है वो हुकूमत के साथ, हुकूमत को चलाने की नहीं होगी, आपकी सिंसियरिटी ही टू सर्व द पीपल नहीं होगी, आप जो है आपने करप्शन की इंतहा कर दी होगी, तो फिर आप किस तरीके से
लोगों को खुश रख सकेंगे। बिल्कुल आप ठीक। कराची के लोगों को तो छोड़ें, आप तो जो है कश्मीर के लोगों को, सांगड़ के लोगों को, नवाबशाह के लोगों को, मीरपुर खास के लोगों को, आप किसी को खुश नहीं। कौन है आज जो ये कह सकता है कि हम इस हुकूमत से पिछले 18 साल से खुश हैं? ठीक ये ठीक मुझे बताओ। ठीक ठीक। मौलवी साहब, आपकी साबिका जमात IPP के अलीम खान साहब ये बात कर रहे हैं, MQM पाकिस्तान ये बात कर रही है, और मियां आमिर साहब ये बात कर रहे हैं, और एक कैंपेन के तहत वो इसको लेकर चल रहे हैं आगे। आप क्योंकि माशाल्लाह से हर ताकतवर हल्के के करीब रहे हैं और आपके बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, हर कोई जानता है, ये मखसूस लोग या ये कुछ जमातें ही इस बात का मुतालबा क्यों कर रही हैं आपकी नज़र में? सारे लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर मिसमैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस उरूज पे है तो सबको करना चाहिए। योर आंसर सर। ये तो जो है ना, ये यूनिट्स तो बनेंगे ही बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ये नोट कर लें। मेरे भाई वोरा साहब जरा दबे अल्फाज में घुमा फिरा के कह रहे थे, मैं आपको बड़ा क्लियर कह रहा हूं कि ये यूनिट्स जो हैं बनेंगे ही बनेंगे। अब आप कह रहे हैं कि देखिए जी, इसकी वजह ये है कि देख, मैनेजमेंट के बहुत इश्यूज हैं, और मैं ये कहूंगा कि सिंध के अंदर इवन लोअर सिंध और अपर सिंध जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, तो लोअर सिंध के लोग भी परेशान हैं। उसकी वजह है कि हर दौर में अपर सिंध के लोगों को जो है चीफ मिनिस्ट्री और ये वगैरह मिलती है, तो लोअर सिंध वाले कह रहे हैं कि भाई हमारे को भी जो है बहुत सारे इश्यूज हैं। एक चीज देखें, ये जो हम कह रहे हैं कि ये तफरीक है और क्यों बनेगा और जो है ये होना नहीं चाहिए, जो लोग कह रहे हैं, इशू कहाँ है? मैं कह रहा हूँ इतने वेटिंग में आपके पास, पीपल्स पार्टी के पास वेटिंग में जो 2 या 3 तो है ना इस वक्त चीफ मिनिस्टर ऑन वेटिंग, जो इस वक्त काफी एक्टिव है, आपको भी पता है, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। उन बन रहे हैं तो एक किसी और को भी चांस मिल जाए। और अगर अलग मिसाल सूबे, ये कहूंगा, या आप सूबे का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो हैं उसके अंदर 2 या 3 बना ले तो फिर बाकी दोनों को भी चांस मिल जाएगा। मेन इशू ये है कि देखें, इतनी बड़ी आबादी है, जैसे वोरा साहब कह रहे हैं, ये संभल नहीं रहा है, और इशू पे इशू है। हमें आवाम को रिलीफ देना है या ईगो इशू उठाना है? और अगर हमें आवाम को रिलीफ देना है तो ईगो नहीं होना चाहिए। देखें, कोई सिंध का ना जो है उसको हटा, किसी सिंध से किसी से ले रहा है ना कुछ। आप मुझे बताएं कि हर एरिया जो है, हम उसका नाम जो है बिल्कुल सिंध नॉर्थ, सिंध साउथ कर लें। भाई देखें ना, नॉर्थ सिंध है, साउथ सिंध है, आप ऐसे कर लें। इसके सिंध को तो अलग कोई भी नहीं कर रहा ना, सूबे अलग करने की बात हो रही थी, तो चले उन्होंने कहा जी सूबे करके हम इसको, कोई आदमी, मैं वो बात तो नहीं कर रहा हूँ ना कहीं इसका नाम जो है जिनापुर रख लो या इसका नाम जो है माजिरिस्तान रख लो। बिल्कुल सिंध सिंध रहेगा। इसके 2 एडमिनिस्ट्रेटिव या 3 एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस अगर बना रहे तो स्टार्ट तो करके देखें। उसकी वजह यह है कि हम इसके ऊपर लासानियत या कौमियत पे ना जाएं। मेरा कहना यह है कि देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, वो जो है इंटीरियर में भी है और शहर में भी है। शहर में इसलिए ज्यादा है कि 4 करोड़ की आबादी है, और जब एक हुक्मरान वक्त ने ये डिसाइड कर लिया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो है ये बनने हैं, तो मैं कहूंगा बनने हैं, ठीक है ना। उसकी वजह ये है कि बाय हुक और बाय क्रुक, बाय हुक और बाय क्रुक सर। बिल्कुल, मैं बिल्कुल वाजे कर रहा हूं, हुक और बाय क्रुक की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनेंगे। बिल्कुल ठीक, ये आपने ओपनली बता दिया है कि अब फैसला हो चुका है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का। PTI की रहनुमा गजाला सैफी साहिबा, आपके वक्त के लिए बेहद मशकूर, सबर के लिए भी शुक्रिया। गजाला साहिबा, आपकी नज़र में ये बात की जा रही है, क्या इसकी टाइमिंग दुरुस्त है? क्या ये सही वक्त है ये फैसला करने का? इसका इम्पैक्ट क्या होगा इन योर ओपिनियन? गजाला सैफी साहिबा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, अब ये फैसला एक पर्सन अगर दे रहा है तो किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं कि जी कह रहे हैं कि जी 100% बाय हुक और बाय क्रुक हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन का तो फुकदान है, मगर असल बात यह है कि NSC अवार्ड्स को जो डिस्ट्रीब्यूशन बुरे तरीके से किया जा रहा है, जिसमें पंजाब को भरा जा रहा है और सिंध को जो कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू कराची यहाँ से भेजता है, उसके बावजूद कराची को एक सौतेले किसी रिश्तेदार, मैं तो बच्चा भी नहीं कहूंगी, किसी दूर के सौतेले रिश्तेदार की तरह ट्रीट किया जा रहा है। वो जहाँ पे आपके सारी इंटेलिजेंस लोग रहते हैं जो जायदादों की वजह से अमीर नहीं हैं, जो अपनी इंटेलेक्ट की वजह से पैसे वाले हैं,
जिनके बिजनेसेस ने पाकिस्तान को फ्लरिश किया है। पाकिस्तान जहाँ पे 2 इंडस्ट्रीज भी मुश्किल से थी, यहाँ पे सारी इंडस्ट्रीज सेटअप की हैं आके कराची वालों ने। आप ये कराची के साथ, सिंध के साथ, बलूचिस्तान के साथ, केपी के साथ, सबके साथ नाजायज रवैया रखने के बाद आप ये समझ रहे हैं कि सारे सूबों को निचोड़ के एक पंजाब बन जाएगा। तो क्या पंजाब असल पाकिस्तान है? क्या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल्स जो डिवाइड हो रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली, मुख्तलिफ सूबे बनने की तैयारी हो रही है, तो यहाँ पे तो पंजाब हुकूमत को बहुत तकलीफ होती है अगर वो गजाला साहब ये बात भी हो रही है कि चारों सूबों के जो प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं उनको विफाक के हवाले कर दिया जाएगा ताकि विफाक के पास कुछ कैश इनफ्लो भी बढ़ जाए। परेशान कर रहे हैं आवाम को। 2 दफा ऐसे हमारे जवानों को नीचे कर दिया गया है। जहाँ पे 70% आबादी हो जवानों की जिस मुल्क के अंदर, वो तरक्की की राह पे इतना नीचे चला जाए ऐसा मुमकिन नहीं है। जहाँ पे IMF हमें टोटल कंट्रोल पे ले आए, जहाँ पे कल हमें प्याज टमाटर खरीदने में भी हमें मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, लोग भूखे मरेंगे, मेहनत कर करके थकेंगे और कुछ नहीं पा सकेंगे। ये पूरा का पूरा फ्लॉप निज़ाम जो है ये ढेर होने वाला है। और मैं इसको 100% यही कहूंगी कि फ्लॉप निज़ाम को चलाने की जो भी तरकीब की जाएगी वो फ्लॉप होगी। अगर आपने अवाम के मैंडेट को अवाम के नुमाइंदों तक नहीं पहुंचने दिया, अगर आपने अवाम की आवाज़ को उसके ऊपर टेप लगा दिया और उनकी आवाज़ निकलने नहीं दी, अगर आपने अवाम को कुछ समझा ही नहीं और जमहूरियत की बात की, अगर पाकिस्तान के ऊपर अवाम की हुकूमत नहीं है और झूठ बोला जा रहा है कि अवाम की हुकूमत है। एक ऐसे मुल्क में जहां पर बेरोजगारी 21 साल की बुलंद तरीन सतह पे हो और हमारे वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब कहें कि ये बेरोजगारी IMF की वजह से है, एक ऐसे मुल्क में जहां पर गुर्बत के दो कहते ना कि गुर्बत की लकीर के नीचे आधी आबादी हो, 12-13 करोड़ 2 वक्त की रोटी से महरूम हो, एक ऐसे मुल्क में जहां पर बड़ी तादाद में नौजवान मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हो, उसी मुल्क के अंदर IMF की नई 23 शराइत अब मान ली गई हैं और उस पर अमल दरामद किया जाएगा। उन शराइत के मुताबिक अब पावर सेक्टर में कोई सब्सिडी नहीं होगी, RLNG के नए मंसूबे नहीं होंगे, SIFC कोई मुराद नहीं देगा, सारे प्रोविंसेस यकसा सेल्स टैक्स जमा करेंगे, फर्टिलाइजर पे, पेस्टिसाइड पे टैक्स बढ़ेगा। अंदाजा कीजिए पहले अशया खुरोश की कीमतें कहां पहुंची हुई हैं। शुगर को फ्री मार्केट दी जाएगी, उसके अंदर मनूवरिंग नहीं होगी। शुगर के बारे में IMF की रिपोर्ट में भी था, बहुत दफा कह चुके हैं, कितने शुगर स्कैंडल्स हम बचपन से देख चुके हैं। डॉलर को फ्री किया जाएगा, पहले डॉलर ऊपर नीचे होता था, अब डॉलर मुंजमद हो गया है, तो IMF ने यह भी कहा डॉलर को फ्री कीजिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नए मत शुरू कीजिएगा जब तक पुराने 2500 अरब के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट ना कर लें। ये सारी शराइत सुनने के बाद, ये तो बस कुछ है, और भी हैं बहुत सारी। क्या इंपैक्ट आएगा हमारे ऊपर, यकीनन सोचने की जरूरत है। और IMF की कुछ दिनों पहले की रिपोर्ट ने यह कहा था कि जून 2026 तक महंगाई बढ़ेगी और बढ़ेगी। इमेजिन। गुफ्तगू का आगाज में कहा इस दफा अरशद वोरा साहब आपसे ही, IMF की ये नई शर्तें बता रही हैं कि आने वाला वक्त बड़ा मुश्किल होगा। आप क्या कहते हैं हुजूर? देखें, जो हमने 3 साल पहले प्रोग्राम दिया है, 2 साल पहले जो प्रोग्राम दिया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, और उस प्रोग्राम में पिछले साल भी फेलियर रहा है और इस साल भी फेलियर नजर आ रहा है। तकरीबन 1 ट्रिलियन के जो है वो आपके जो रेवेन्यू कलेक्ट होना है वो 1 ट्रिलियन का शॉर्टफॉल है, और इस साल भी तकरीबन यही नजर आ रहा है, शायद इससे ज्यादा हो जाएगा, कम नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जिस तरीके से प्लान कर रही है, कहीं ना कहीं कोई फ्लॉ है उसमें। और फिर जब बात होती है, आप देखें हमने हमेशा क्या किया, हमने हमेशा इंडस्ट्री जो है, हमने ये समझाया कि इंडस्ट्री जो है टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट हमारी जो है 5%, 4%, 6%, टेक्सटाइल योर बेसिक इकोनॉमी, 65% आपकी जो एक्सपोर्ट्स है वो टेक्सटाइल्स है। अब आपके वो जो 100 यूनिट्स हैं वो बेहतर चल रहे हैं, या 50 यूनिट्स बेहतर चल रहे हैं, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी 5-7% एक्सपोर्ट बढ़ जाती है, तो आप ये समझते हो कि आपने तीर मार लिया। आपको यही नहीं पता कि यही आपका पिछले 50 साल से जो है ब्लंडर है कि आप उन 100 मिलों को चलाने की बात करते हो, और जो 750 मिलें पूरे पाकिस्तान में एवरेज हैं, छोटी मिलें हैं, दरमियानी मिलें हैं, वो कभी 3 महीने चलती है, 2 महीने बंद होती है, कभी जो है वो मिल बिक जाती है, कोई दूसरा खरीद के चलाने की कोशिश करता है। आपने उन 750 मिलों को आज तक चलाने की कोशिश नहीं की, आप सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करते हो वो 100 और सिलेक्टेड टेक्सटाइल मिल्स पे। तो इसी वजह से आपकी इकोनॉमी, आप वैल्यू एडिड कहते हो कि हम वैल्यू एडिड कर रहे हैं, यू आर नॉट डूइंग अ वैल्यू एडिशन। आप जो है $1 का कन्वर्जन $60 पे कर रहे हो। आप
तो सवाल ही नहीं पैदा होता क्या आप जो है आपको पता है इंडिया का बांग्लादेश का पर केजी कन्वर्जन रेट क्या है? इंडिया का और इसका जो कन्वर्जन रेट है वो कन्वर्जन रेट तकरीबन $25 पर केजी कॉटन है, हमारा $60 पे हम अटके हुए हैं। तो हम कंपैरेटिव ही नहीं है। हमारे लोगों को यही नहीं पता है कि व्हाट इज वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन इज फैशन गारमेंट्स, वैल्यू एडिशन इज आपके गारमेंट इंडस्ट्री। आपका जो पाकिस्तान का मेजर एक्सपोर्ट है वो है बेडशीट्स, अपहोस्ट्री, टॉवल। अब जाके जो है डेनिम आया, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत कम है। निटवेयर्स के गारमेंट्स आप आए हैं, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। हम जो है जो असल डायरेक्शन में हमने जाना है, हम उस डायरेक्शन में जाने के बजाय हम उन मिलों को 750-800 मिलें जितनी भी है छोटी इंडस्ट्री को, उसको बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हमें डाइवर्सिफिकेशन पे जाना है। ओके, डाइवर्सिफिकेशन पे पिछले 10 साल से मैं सुन रहा हूँ कि हम डाइवर्सिफिकेशन पे जाएंगे, आईटी में जाएंगे, एआई में जाएंगे। आप 1 बिलियन से 2 बिलियन कर लोगे। अभी तक तो आपने बहुत तीर माला 5 बिलियन कर लोगे, जो कि नजर नहीं आ रहा अगले कई सालों में। तो भाई जिससे आप 12 बिलियन 16 बिलियन कमा रहे हो, उसको $30 बिलियन करने की कोशिश करें ना, तब जाके कहीं इकोनॉमी सुधरेगी। और जब तक आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगी, ये आपका टैक्स कलेक्शन और ये सारे फिगर जो है ना आपके मिसमैच होते रहेंगे, कभी मैच नहीं हो पाएंगे। महमूद मौलवी साहब, आपकी नजर में IMF की 23 नई शराइत के क्या असरात मुरत्तब होंगे? देखिए, IMF की जो नई शराइत है इसमें कोई अजूबी बात नहीं है। देखिए, वो जो कर रहे हैं मेरे ख्याल से वो रियलिस्टिक बातें कर रहे हैं। और इसमें कहाँ बात है कि अगर जो टैक्सेस को जो है लोग देखें टैक्सेस दे नहीं रहे हैं। आप देखें कितने आबादी हमारी कितनी है, 25 करोड़ की आबादी है, और आप देखें टैक्स देने वाले कितने हैं। आप ये भी तो देखें ना, अगर जो है टैक्सेस सर, वो लोग टैक्स इसलिए नहीं देते हैं कि हमारे मुल्क में चोरी करने वाले भी बहुत हैं। IMF ने बताया था 5300 अरब जो रिकवर हुआ था, जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखें, जब तक जो है अगर वाकई में इस मुल्क को तरक्की के राह पे ले जाना है और पूरा चेंज करना है, तो ना हम डिक्टेटरशिप चला रहे हैं सही, ना हम जिसको बोलते हैं जमहूरियत सही चला रहे हैं। ठीक है ना, या हम जमहूरियत चला लें सही मानों में, या हम डिक्टेटरशिप सही मानों में चला लें, तो ये मुल्क इस बहरान से भी निकल जाएगा। और जो है मैं कह रहा ना हमें IMF की जरूरत पड़ेगी ना किसी की। हम एक चीज तो करें ना, देखे ना हमारे साथ के मुल्क थे ना, दुबई तो मैंने तो आंखों के सामने बनते हुए देखा ना। उसकी वजह क्या है? वहां जमहूरियत नहीं है। सऊदी अरेबिया में जमहूरियत नहीं है, इस्लाम में जमहूरियत नहीं है। कहाँ है इस्लाम में जमहूरियत? जब इस्लाम में नहीं है तो फिर देखें, मेरा कहना है आइदर डिक्टेटरशिप कर लें या जो है जमहूरियत कर लें। आप दोनों चीजों को ब्लेंड करके चलाने की जब कोशिश करते हैं तो चीजों का यही हाल होता है। एक और जरूरी सवाल आप ही से करना चाह रहा हूं मौलवी साहब। हम जानते हैं मुस्लिम लीग नून की तोपों का रुख जनरल फैज से जनरल कमर की तरफ मुड़ गया है। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का बयान चल रहा है, जेर गर्दिश है, लोग डिस्कस कर रहे हैं कि वो असल में चाहते थे कमर जावेद बाजवा साहब कि आसिम मुनीर की तैनाती पलटने की कोशिश करें। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है, और ये नवाज शरीफ की पुरानी ख्वाहिश थी कि 3 लोग का एहतसाब हो, फैज हमीद, कमर जावेद बाजवा और साकिब निसार। डू यू थिंक ये ख्वाहिश पूरी होगी नवाज शरीफ की? सर देखिए, तवारीख को देखते हुए तो मैं नहीं देखता हूं कि आर्मी चीफ के ऊपर ये होगा। तारीख को देखते हुए अगर कोई नई तारीख बनानी हो तो फिर पाकिस्तान में बहुत सारी नई तारीखें बन रही हैं हुजूर। देखिए, अगर नई तारीख बनेगी तो फिर तो बहुत कुछ होंगे। जैसे मैंने कहा ना, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स भी बनेंगे और कनाल्स भी बनेंगे। देखिए, फिर बहुत सारी चीजें बनेगी। फिर इसका मतलब ये है कि देयर वुड बी मतलब कोई रियायत किसी के साथ फिर नहीं होगी। आप कह रहे हैं बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। मैं समझ गया सर। बिल्कुल, बात निकलेगी तो बहुत दूर। अरशद वोरा साहब, क्या मियां नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश पूरी होगी जिसकी तर्जुमानी ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे हैं? देखिए, ये फैसला भी नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश, देखें ख्वाहिशें उनकी कुछ भी हो, लेकिन ये उनकी ख्वाहिश पर नहीं हुआ। और चीज़ें जो हैं वो जैसा भी आपने खुद कहा कि चेंज हो रही हैं, और ये एक हिस्टोरिकल डिसीजन है। अब यहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ेगी, ये तो
आर्मी कोर्ट से फैसला करना है ना कि उन्होंने किस पे केस चलाना है, किस पे केस नहीं चलाना। ये किसी की जाती ख्वाहिशात पर डिपेंड नहीं करता। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द आर्मी इफ दे फील। और मैं नहीं समझता कि अभी तक अगर ऐसा कुछ होता तो जो है जनरल कमर बाजवा साहब पे ब्लेम। वरना सर मिर्जा असलम बेग के ऊपर क्या कुछ साबित हो चुका है, IGI बनाई थी, मुशर्रफ साहब अदालतों के अंदर क्या कुछ साबित हो गया, सजा किसी को नहीं हुई। आप कह रहे हैं तो अभी भी मुश्किल ही है। मुश्किल है भी। और मैं ये समझता हूँ कि देखें हमारे बड़ी, मैं आई एग्री विद मौलवी साहब से जो उन्होंने बात की है कि यार मतलब डिक्टेटरशिप करनी है तो डिक्टेटरशिप सही तरह कर लो। अगर आपने जो है डेमोक्रेटिकली चलाना है तो डेमोक्रेटिकली सही तरह चलाओ। आप बीच में लटके हुए हो। और हमने ये देखा है माजी में जब भी जो है एक डेवलपमेंट के जो दौर हुए हैं वो क्यों मार्शल लॉ के दौर में हुए हैं। आपकी जो लोकल बॉडीज हैं उसको स्ट्रेंथन मार्शल लॉ दौर में क्यों नहीं किया गया? क्यों कि ये जो हमारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये समझती हैं कि अगर इन्होंने एम्पावर कर दिया नीचे के लोगों को तो फिर ये ऊपर बैठ कर करेंगे क्या? फिर ये चीफ मिनिस्ट्री किस चीज पे चलाएंगे? फिर इनके रेवेन्यूज कहां जाएंगे? तो दीज आर द इश्यूज व्हिच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। राइट अब सर। हम देखें, मैं वही बात आ जाती है फिर प्रोविंसेस की। और ये बिल्कुल प्रोविंसेस बनने चाहिए, इसको चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के बनने चाहिए। इस एथनिसिटी से निकलना होगा। इस मुल्क को जो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है वो एथनिसिटी की वजह से पहुंचा है। बिल्कुल ठीक सर। इससे निकलना होगा और हमें नेशनलिस्ट बनना होगा। थैंक यू अरशद वोरा साहब, थैंक यू महमूद मौलवी साहब। अभी IMF की नई 23 कड़ी शराइत पे अमल दरामद होना बाकी है, लेकिन पहले ही हम देख रहे हैं कि कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। कीमतों को डिस्कस करना यहां बहुत जरूरी है। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब जो कि चेयरमैन है कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के। रऊफ भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे यह बताइए कि अभी तक तो नए टैक्स लगे नहीं है, अभी तक तो पेस्टिसाइड हर्बिसाइड पे टैक्स रेट बढ़ा नहीं है, अभी तक तो बिजली के रेट बढ़े नहीं है, गैस के रेट बढ़े नहीं है, जो बढ़ने हैं इन शर्तों के बाद, IMF की नई शराइत के बाद। और आप ये इतला दे रहे हैं कि ऑलरेडी चावल की कीमतों को पर लग गए हैं क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया इंडिया के ऊपर। क्या मुस्तकबिल होगा महंगाई का? गरीब आदमी कहां जाएगा? रऊफ भाई देखें, जो बासमती की आप बात कर रहे हैं कि बासमती का हमारा जो क्रॉप होता है 35 लाख टन का, 27 लाख टन हमारा लोकल इस्तेमाल होता है और 7 लाख टन हमारा एक्सपोर्ट होता है। अब ये एक्सपोर्ट के जो मराइल आ रहे हैं, मैं आपसे ये ज़रूरी बात करना चाह रहा हूँ इस टीवी के तवज्जुद से कि देखें राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन बनी हुई है। आप ये देख लें कि उस पर यानी गवर्नमेंट ने कोई मिनिमम प्राइस नहीं रखी चावल की, और यही अंडर इनवाइस का एक वो बनता है। जाहिर सी बात है अंडर इनवाइस होती है। ये तमाम हमारे मेंबर जो राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन में रजिस्टर हैं वो ये काम नहीं करते। जब आपने मिनिमम प्राइस ही नहीं रखा तो अंडर इनवाइस होगी, तो गवर्नमेंट खजाने को नुकसान पहुंच रहा है। और आप ये देखें कि अफगान बॉर्डर बंद है तो ईरान से चावल जा रहा है, और आप देखेंगे कि बासमती जो हमारा बेसिक आइटम है 1121, 1509, और ये एक्सपोर्ट के आइटम के लिए भी हमारी कीमतें अब नहीं बढ़ेंगी क्योंकि इंडिया कम रेट पे बेच रहा है। और दूसरी मैं आपको बात कहूँ कि ERE6 का क्रॉप होता है 97 लाख टन का, जो ERE6 नॉन बासमती होता है सब, उसका भी आप देखें कि ये बुरा आलम ये हो गया है कि हमारा एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा। वजह ये है कि हमारा एक्सपोर्ट अगर जब आप नॉन बासमती में जाएंगे तो रेमिडेंस जो आता है वो तकरीबन 4 अरब तक पहुंचा था, लेकिन इस साल तकरीबन 2.5 अरब तक पहुंचेगा। और ये यानी आप ज़र मुबादला पे ये एक बहुत बड़ी मुश्किल आएगी। और आने वाले दिन अगर इसकी मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तय करेगी तो इसका ज़र मुबादला भी पाकिस्तान आएगा। ये अंडर इनवाइस से ये नुकसानात हो रहे हैं। ठीक, गंदुम पे आइए। गंदुम के रेट बढ़ रहे थे, पंजाब में बढ़ना शुरू हो गए फी मन के रेट। चीनी के लिए IMF ने बोला है फ्री मार्केट कर दीजिए, इसको कंट्रोल ना कीजिए, कोई सपोर्ट प्राइस ना दीजिए। इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए सर। मैं आपसे ये कहूँगा कि देखें, डीरेगुलेट करने से कोई फ़ायदा हुआ है किसी को? आप जो हुकूमत की पॉलिसी थी, डीरेगुलेट किया गंदुम को। जब गंदुम को आप बेसिक होता है आइटम कि 2 वक्त की रोटी खा ले, 50 रुपये 52 रुपये की गंदुम काश्तकारों से किसानों से ले ली गई, और चंद ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने ज़ख़ीरा भी किया, फीड मिल में भी गई, और इसका ये आलम हुआ कि अगस्त से 100 रुपये है और आज 106 रुपये पहुँच चुकी है। और मैं आपसे यही कहूँगा, ये फूड सिक्योरिटी का क्यों ख्याल नहीं किया गया?
फूड सिक्योरिटी का ख्याल नहीं करेंगे तो कोई भी नागानी आफत आती है, मुश्किल आती है, तो पाकिस्तान के पास कुछ नहीं होगा। फूड सिक्योरिटी का ख्याल लाजमी है। और आप ये गरीबों को ही मारा ना, किसको मरा? किसान मरे और एंड ऑफ कंज्यूमर। आप आटे का रेट देख लें कि 150 रुपये किलो फाइन आटा बिक रहा है और चक्की का आटा 160 बिक रहा है रिटेल में, आप ये होलसेल में 120 बिक रहा है। अब ये अंजाम क्या होगा? और मैं आपको चीनी के बारे में भी कह दूं कि डीरेगुलेट कर रहे हैं हम। देखें, किसानों को 400 रुपये मन में गन्ना लिया जा रहा है, 10 रुपये किलो बनता है। आप इसका हिसाब कर लें, मन का मतलब 40 किलो, आप 10 रुपये किलो। इसमें मोलासिस, बगास और शीरा और गन्ने का छिलका सभी इस्तेमाल होता है, डबल रेट में बिकता है। मुझे आप बताएं कि इसकी कॉस्टिंग जो बहुत ज़्यादा टैक्सेस मिला के 80 रुपये बनती है, ये आपके टीवी में बोल रहा हूँ, 80 रुपये बनती है। और आप यकीनन जो आप करेक्शन देख रहे हैं कि 200 रुपये किलो चीनी थी, आज 150 रुपये पहुँच चुकी है। और आइंदा वाले दिन ये 100 रुपये किलो रिटेल में बिकेगी इंशाल्लाह। और हमारे ये खर्चात भी हैं कि चीनी सस्ती होगी और आटा महंगा होगा। ये भी लम्हा फिक्रिया देखना आप। हमें अपनी गवर्नमेंट पॉलिसियों को चेंज करना पड़ेगा, ये रेगुलेट पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, वरना काश्तकार किसान कभी ज़राअत नहीं फरोग होगी। रऊफ भाई, एक बात तो वाज़ेह है कि हमारे मुल्क में जो कम से कम उजरत है ना 40,000 रुपये, उसमें किसी के घर की ग्रोसरीज नहीं हो पाती हैं, बिजली का बिल, किराया, कैसे लोग जिंदा रहते होंगे गरीब लोग? हैरत की बात है। मुझे ये बताया गया है कि पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, आपका यूरिया, आपका DAP, जो पहले हमारे मुल्क में ब्लैक में बिकता था ऑफिशियल रेट से 2-4 हज़ार रुपये ऊपर, अब उसके ऊपर मजीद टैक्स लगाया जाएगा, तो फिर तो फूड प्राइसेस बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, आपके इन्वेस्टर क्लाइमेट जाएगा। फ्यूचर तो मुझे यही लग रहा है। आपकी नज़र में इम्पैक्ट इसका? देखें, ये टैक्सेस की जो भरमार करने जा रहे हैं, मिनी बजट आ रहा है, ये मिनी बजट आ गया है, आ गया। तो टैक्सेस आप लगाएंगे तो आप ये बताएं कि सैलरी क्या बढ़ रही है लोगों की? नहीं। 25,000 30,000 में क्या रोटी खाएगा, क्या बच्चों की स्कूल फी भरेगा, क्या इलेक्ट्रिसिटी भरेगा और क्या पहनेगा? खुदारा इस मुल्क पे रहम करें। बेरोजगारी का ये आलम है कि 40% तक बेरोजगार हैं। और आप ये देखें कि ग्रोसरी वाला अपनी भूख के मारे तड़प रहा है। घरों में जाएं उन लोगों के कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की सोच लाएं। जब आपको ये दिख रहा है कि पाकिस्तान की सोच हम नहीं लाएंगे, चाहे हमारे यानी प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, उनकी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। चाहे प्राइवेट सेक्टर को भी सोचना चाहिए कि अपनी सैलरियाँ बढ़ाएं लोगों की। यहाँ तो देखिए टेक्सटाइल बंद हो रही हैं, हज़ारों मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं, 50% के टैक्सेस लग चुके हैं, तो कौन टेक्सटाइल मिले लगाएगा, कौन मिले लगाएगा? ये हमारा जो ज़ख़ीरा अंदोज़ तबका और एलीट क्लास तबका ये कैप्चर करता है फसलों को। आप देखें गंदम की फसल कहाँ गई, ये कैप्चर हुई। अब जाहिर सी बात है 50 रुपए के 100 रुपए, कभी 1 अरब पे 1 अरब नफा होता है कहीं? ये पाकिस्तान की तारीख है। और ये डीरेगुलेट करने से इतने नुकसानात हुए कि आप फूड सिक्योरिटी का भी ख्याल नहीं कर रहे। आप चीनी में भी अगर इसके लिए इकदाम बर वक्त अभी उठा लेंगे तो फिर रोना भी नहीं होगा। इस पे सेल टैक्स नंबर हो, इनकम टैक्स नंबर हो और ट्रेस एंड ट्रैकिंग सिस्टम हो और डीलरशिप नंबर हो, जब जाके ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हौसला शिकनी होगी। चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। जज़ाकल्लाह खैर। इसके साथ ये प्रोग्राम होता है। अपना फीडबैक सोशल मीडिया पे दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल मंडे, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।